हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिसार क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं मध्य प्रदेश जीके का निचोड़ सुपर 20 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का अपना सेशन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करके आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बाल कवि, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी महेश श्रीवास्तव, ऑप्शन डी दीपक तिवारी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महेश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी महेश श्रीवास्तव। तो मध्य प्रदेश का गान कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश का राजकीय गान है दोस्तों सुख का दाता सबका साथी सबका ये संदेश है। कौन सा सॉन्ग है? सुख का दाता। क्या नाम है इसका? सुख का दाता, सुख का दाता और सबका साथी वाला आपने गाना तो सुना ही होगा, वही हमारा कौन सा राजकीय गान है। तो इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? इसका रचनाकार थे हमारे महेश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा याद रखिएगा दोस्तों, इसकी घोषणा की गई थी 26 जुलाई 2011 को इसकी घोषणा की गई दोस्तों। कब की गई थी? 26 जुलाई 2011 को इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। संगीतकार कौन थे दोस्तों? तो संगीतकार थे आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा। कौन कौन से थे? आदेश श्रीवास्तव और कौन से थे? सुनील झा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। और इसके रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार याद रखिएगा महेश श्रीवास्तव थे। और गायक कौन था दोस्तों? तो गायक भी याद रखिएगा दोस्तों, सानू, जिसका नाम पूरा नाम क्या है दोस्तों? शांतनु मुखर्जी। शान, जिनको हम बोला जाता है शान के नाम से जानते हैं, वही ये सानू ने इनको इस गाने को गाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है मंदसौर, ऑप्शन बी है विदिशा, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विदिशा। तो राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया दोस्तों? तो विदिशा जिले में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, ये कौन से पार्ट बी के अंतर्गत राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया। और मंदसौर के सुनील टप्पा को, मंदसौर का याद रखिएगा, मंदसौर का कौन सा? सुनील टप्पा। क्या नाम है? सुनील टप्पा। इसको किस में शामिल किया गया है? तो इसको राजस्थान में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया? राजस्थान में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करके अपना तीसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मध्य भारत का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बघेलखंड का पठार और पूर्वी पठार, जिसको पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। अच्छा दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अपना आता है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार भी आता है, बुंदेलखंड का पठार भी आता है। और इसके अलावा कौन सा आता है दोस्तों? तो रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, ये याद रखिएगा। तो रीवा पन्ना, नर्मदा घाटी, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये आते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी जो है हमारी जो सतपुड़ा श्रेणी जो है ये कितने भागों में है? इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कौन सी? पश्चिमी श्रेणी, और कौन सी? मध्य श्रेणी, और कौन सी? पूर्वी श्रेणी। ये 3 भागों में बांटी गई है। तो कौन सी है? पश्चिमी श्रेणी कौन सी दोस्तों? राजपीपला, जिसको आपको याद होगा राजपीपला। मध्य श्रेणी कौन सी? महादेव। और पूर्वी श्रेणी कौन सी? तो मैकॉल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मैकॉल श्रेणी। और पूर्वी पठार किसको बोलते हैं? तो बघेलखंड का पठार और पूर्वी पठार, यही है कौन सा? बघेलखंड का पठार, जो पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी
पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका बेतवा, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी सोन और ऑप्शन नंबर डी केन। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी केन नदी। ऑप्शन नंबर डी केन नदी सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसको दिया गया है? केन नदी को दिया है। तो केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा केन नदी का उद्गम जो होता है वो होता है कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। कहाँ से? कैमूर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से। कहाँ से? कटनी जिले से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? केन नदी का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मुहाना का होता है कहाँ होता है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा। तो इसका मुहाना होता है उत्तर प्रदेश के यमुना बांदा जिले में। किस नदी पर होता है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी पर इसका मुहाना होता है। कौन सी नदी पर होता है? यमुना नदी पर इसका मुहाना होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। तो दोस्तों याद रखिएगा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान के भैंसुरगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, राजस्थान के भैंसरोड। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात। कहाँ का? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भोपाल में स्थित है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सरबती। ऑप्शन नंबर सी सरबती। सरबती जो है मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब गेहूँ की बात आई है दोस्तों, तो अब इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ गेहूँ का वनस्पतिक नाम क्या है? टिट्रिक्रम एस्टिवम। क्या नाम है? टिट्रिक्रम एस्टिवम। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद। कहाँ पे है? पवारखेड़ा होशंगाबाद में इसका अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पे? होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी और ऑप्शन डी दक्षिणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और एक बात मैं बता दूं कि सर्वाधिक तापमान किस महीने में होता है दोस्तों? तो मई में। सर्वाधिक तापमान कब होता है? मई के महीने में होता है सबसे सर्वाधिक तापमान। और जनवरी माह में सबसे न्यूनतम। जनवरी में कब होता है? सबसे न्यूनतम कब होता है? जनवरी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जनवरी में सबसे न्यूनतम होता है। और न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो वो भी याद रखिएगा, शिवपुरी। शिवपुरी जो है न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान है शिवपुरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्लियर हो गया इतना? तो आपको दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें क्या है कि आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ, तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, कॉपी पेन रख लीजिएगा, और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में जब आप रिविजन करें तो आपको आसानी हो सब कुछ पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ बताऊँगा, हमारे मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में होता है? तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में, मतलब साउथ टू नॉर्थ होता है। साउथ टू नॉर्थ की ओर बढ़ता है। साउथ टू नॉर्थ की ओर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग प्रतिशत है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 31%, ऑप्शन डी 11%। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 21%। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना दोस्तों? 21% है। और अनुसूचित जाति का
अनुसूचित जाति का परसेंट कितना है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति का परसेंट याद रखिएगा 15.61%। कितने परसेंट है? 15.61% अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, सागौन के वृक्ष लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 20%, लगभग 20% भाग में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों सागौन का? तो टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस। इसका वनस्पतिक नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसका वनस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए, किस रसायन के कारण कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेटाबोलाइट्स, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट रसायन के कारण कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। किस लिए तनाव में रहते हैं? मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल होने की वजह से। ये किस में पाया जाता है? बाघों में पाया जाता है। बाघों में, कान्हा केसरी के बाघों में कौन सा रसायन पाया जाता है? ये वाला। इसी कारण यह क्या बोलते हैं? तनावग्रस्त रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो पन्ना जिला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पन्ना जिला। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा पन्ना जिले में होता है। पन्ना जिले में ही हीरे का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। और पन्ना ही जिले की हिनोता खान मतलब खदान जो है, हिनोता खदान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? हिनोता खदान जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना को ही हीरा नगरी भी कहा जाता है। और डायमंड पार्क जो बनाया जाएगा, डायमंड पार्क भी कहाँ बनाया जाएगा? पन्ना जिले में बनाया जाएगा। डायमंड पार्क कहाँ? पन्ना जिले में। ठीक है, याद रखिएगा डायमंड पार्क कहाँ पे है? पन्ना जिले में। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सतना, ऑप्शन नंबर बी रीवा, ऑप्शन नंबर सी मंडला, ऑप्शन नंबर डी नीमच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी रीवा में ही 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थित है, रीवा जिले में। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है दोस्तों जो रीवा में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसी के द्वारा जो ये प्लांट के द्वारा ही दिल्ली में कितने परसेंट? 24% बिजली प्रदान की जाएगी। 24% बिजली किसको प्रदान की जाएगी? दिल्ली को प्रदान की जाएगी इसी प्लांट के द्वारा। ठीक है, इसका उद्घाटन कब किया गया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन कब किया गया है? 10 जुलाई 2020 को। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? 10 जुलाई 2020 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको युग्म दिए हैं, प्राचीन नाम दिए हैं और वर्तमान नाम दिए हैं। पहला है सादियाबाद जिसके सामने मुरैना दिया है, दूसरा मयूरभंज, मांडू, दिलीप नगर, दतिया, भेलसा नगर, विदिशा। अब आपको ये बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। जो दिलीप नगर है वो कहाँ पे है? दिलीप नगर दतिया में है। दिलीप नगर का प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम क्या है? दतिया।
ठीक है। भेलसा नगर का प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम क्या है? विदिशा। तो विदिशा को प्राचीन में क्या बोला जाता था? भेलसा नगर। अब जो सादियाबाद है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता था? सादियाबाद जो है इसको बोला जाता है वर्तमान में मांडू। वर्तमान में क्या बोला जाता है? मांडू। और मयूरवन को क्या बोला जाता है? मयूरवन को बोला जाता है मुरैना। मयूरवन को क्या बोला जाता है? मुरैना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभी तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए, बटियागढ़ अभिलेख दमोह से किस वंश की जानकारी मिलती है? बटियागढ़ जो अभिलेख है, जो दमोह से किस वंश की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश, ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर सी लोधी वंश और ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। तुगलक वंश किसकी? गयासुद्दीन तुगलक के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? बटियागढ़ अभिलेख से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और सर एक और याद रखिएगा, दुलनीपुर अभिलेख जो कहाँ पे? सागर में। क्या है? दुलनीपुर अभिलेख। दुलनीपुर अभिलेख कहाँ पे है? सागर में। इसमें किसके साक्ष्य मिले हैं? तो फिरोज शाह तुगलक का जिक्र किया गया है। किसमें? दुलनीपुर अभिलेख सागर में जो है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक का जिक्र दुलनीपुर सागर अभिलेख में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए असीरगढ़, ऑप्शन नंबर बी गिन्नौरगढ़, ऑप्शन नंबर सी सिंगौरगढ़ और ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरी। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए असीरगढ़ को। मालवाई कश्मीर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो मालवाई कश्मीर याद रखिएगा, नरसिंहगढ़ को कहा किया जाता है मालवाई कश्मीर। किलों का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ग्वालियर का किला जो है किलों का जिब्राल्टर। और शाही किला किसको कहा जाता है? तो असीरगढ़ या बुरहानपुर का किले को शाही किला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अपन देखते हैं 17वां नंबर का क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छे लगे और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन हमारा कैसा लगा। और अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो आपको पल पल मिलती रहे और जानकारी उसको आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए मुरैना, ऑप्शन नंबर बी भिंड, ऑप्शन नंबर सी शिवपुरी और ऑप्शन नंबर डी गुनीना। तो औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मुरैना जिले में स्थित है। अच्छा, और इसमें बानमौर में ही मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग कहाँ पे? पहला सीमेंट उद्योग उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था? उद्योग बानमौर मुरैना में 1922-23 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1922 और 23 के बीच में स्थापित किया गया था पहला सीमेंट उद्योग। कहाँ पे? बानमौर मुरैना में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते क्या बोलता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? ऑप्शन नंबर ए NH30, ऑप्शन नंबर बी NH34, ऑप्शन नंबर सी NH44 और ऑप्शन नंबर डी NH4। तो याद रखिएगा दोस्तों, NH4 जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी NH30, NH34, NH44, NH46, NH52 ये कहाँ से गुजरता है? मध्य प्रदेश से गुजरता है, MP से गुजरता है। कौन कौन सा? NH30, NH34, NH44, NH46 और NH52। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। और बताइए कि दोस्तों पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु विभाजक वर्ष कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 1931, ऑप्शन नंबर बी 1941, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1961। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1951 जो है लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। 1951 को ही लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो लघु विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? जिस वर्ष में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। जन्म वृद्धि दर मतलब जब शिशुओं का जन्म होता है वो वृद्धि दर अधिक हो, तो वो कौन सा विभाजक वर्ष कहलाता है? लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। वैसी प्रकार एक महाविभाजक वर्ष हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? 1921 में। महाविभाजक वर्ष कब हुआ था? 1921 में। मैंने पहले की वीडियो में बता चुका है कि महाविभाजक वर्ष कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और महाविभाजक वर्ष क्या होता है? जब जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही हो, वह महाविभाजक वर्ष कहलाता है। और ये कब हुआ था? 1921 में। लघु विभाजक वर्ष कब किसको बोलते हैं? 1951 में, जब जन्म
वृद्धि दर अधिकतम थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 2020 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया है? 2020 में योजना का नाम बदलकर क्या किया गया? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राज्य एवं नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। ठीक है, कब किया गया? तो याद रखिए 2020 में किया है। कब किया गया है? 2020 में किया गया। कब किया गया? 2020 में किया गया। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, कौन अध्यक्ष? जैसे कि अभी एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो अभी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान अभी जो है योजना आयोग के अध्यक्ष है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? अगर दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सके। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको यह सेशन जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, सब खैर।